नमस्कार, धाकड़ बेटी विद निधि की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको उत्तराखंड के काशीपुर लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आयुषी नागर हमारे साथ मौजूद हैं। धाकड़ बेटी इसलिए क्योंकि ये 500 बच्चों को आश्रय एक तरह से दे रही हैं, शिक्षित कर रही हैं, उनको स्किल्स दे रही हैं। साथ ही 2000 जानवरों को उन्होंने रेस्क्यू किया है। तो अपने इलाके में 4-5 लोगों के साथ मिल इनका एक संगठन है ख्वाहिश करके। ये एक एनजीओ है और ये कुशीनगर काशीपुर में तो काम करती ही हैं, साथ ही इनके जो साथ में कार्यकर्ता हैं या जो लोग जुड़े हुए हैं, देश भर से जुड़े हुए हैं। और किस तरह से बच्चों को सहायता दी जाए, लोगों को सहायता दी जाए और किस तरह से जानवरों की मदद की जाए, कैसे अपने समाज में सबकी हिस्सेदारी हो, इसी को लेकर ख्वाहिश है वो आगे बढ़ रहा है। तो आइए आयुषी नागर से आपकी मुलाकात कराते हैं, आज की हमारी धाकड़ बेटी से। आयुषी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आप काशीपुर उत्तराखंड से जुड़ रही हैं हमारे साथ, बहुत ही सुंदर इलाका है ये। ज़रा थोड़ा बताइए, जो आप ये योगदान आपका समाज के प्रति बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो बताइए ख्वाहिश किस तरह से काम करते हैं और क्या कितने लोग आपके साथ हैं? जी। तो जो ख्वाहिश है, ख्वाहिश की शुरुआत 2017 में हुई है। तो 2017 का एक मैम ऐसी एक मोमेंट था, मैं रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी हुई थी और क्रॉसिंग के इस पार मैं खड़ी थी और उस पार मैंने कुछ छोटे-छोटे बच्चे देखे। तो कुछ के हाथ में झाड़ू है, जो झाड़ू से कोयला बीन रहे हैं। कुछ के हाथ में वो कट्टा था, जो झाड़ियों में से काँच की बॉटल ढूँढ रहे थे, प्लास्टिक की बॉटल ढूँढ रहे थे। तो और ऊपर से नीचे तक पूरे काले थे वो। तो उनको देखकर थोड़ा अटपटा-सा लगा। मुझे लगा कि भई मैं तो तब मैं 21 की उम्र की थी, मैं तो 21 की उम्र में पढ़ाई करने जा रही हूँ और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? तो फिर मैं गई उनके पास एंड जब उनके पास पहुँची तो हर किसी का एक ही सवाल होता है इन बच्चों से कि ये क्यों कर रहे हो? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? इस तरीके का जो एक आम क्वेश्चन होता है वो मैंने भी पूछ लिया। तो उनमें से कुछ बच्चों ने तो मुझे देखा ऐसे कि ये कौन आ गई है इस तरीके से, बट कुछ बच्चे आए, उन्होंने बोला कि दीदी अगर हम ये कोयला नहीं चुराएंगे ना तो कोई और चुरा लेगा इसको। तो मैंने कहा तुम क्यों चुरा रहे हो इसको? तो फिर उसने बताया कि दीदी जब हम ये कोयला चुरा लेते हैं, पूरा पूरा का पूरा कट्टा हम भर लेते हैं कोयले से और या हम कबाड़ा बॉटलों से भर लेते हैं, तो बेच के जो पैसा आता है उससे हमारे घर में राशन आता है, तब जाके हमारे घर में खाना बनता है। तो वो एक सर्टेन पॉइंट था, उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई आयुषी तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम तो कोचिंग भी जा रही हो, खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं है, स्कूल में जा रही हूँ, अच्छी पढ़ाई की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मम्मी पापा है ना वो कर देंगे। तो फिर ऐसे ही मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे पूछ लिया कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो मुझे बस्ती अपने घर में लेके चलोगे? तो कुछ बच्चे तो काफ़ी खुश थे ये सुन के, क्योंकि उन लोगों से कोई बात नहीं करता, मतलब यूजली पीपल इग्नोर कि ऐसे कौन बच्चे हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड थे और उनको डर भी लग रहा था कि हमें जल्दी जल्दी कोयला बीनना है वरना पुलिस आ जाएगी पीछे से डंडा लेके इनको भगाने के लिए। तो फिर एक बच्ची थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी बस्ती में ले गई मेरे को। तो जब मैं बस्ती में गई तो वहाँ पे ऐसे बहुत से बच्चे, 30-35 बच्चे थे जो वहाँ पे वही कोयले से लदे हुए थे पूरा। तो वहाँ का सिनेरियो देख के ना मैं पहले थोड़ा सा डर गई। रीजन ये पे बस्ती में जब देखा होगा ना आपने रेलवे ट्रैक्स के आसपास जो बस्तियाँ होती हैं वाली, तो कोई शराबी पड़ा हुआ है वहाँ पर, कोई गैम्बलिंग कर रहा है वहाँ पे, सट्टे चल रहे हैं वहाँ पे, फिर घर में शराबी पति अपनी बीवी को मार पिटाई कर रहा है तो बर्तन पटकने की आवाज़ आ रही है। और अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बुला भी रहे हैं दूर से, तो यूजली पेरेंट्स आवाज़ देके बुलाएंगे ना, वो लोग गाली गलौज देके बुला रहे हैं। तो बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट था वहाँ। फिर जब मैं थोड़ी देर मैंने बच्चों से बात करनी शुरू की, तो बच्चे देखिए मैम कि बच्चे इतने अनभिज्ञ थे कि उन्हें पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि मैम ये है ना, ये कल बाजू वाले मंदिर की टंकी चुरा के ले आया था। फिर बता रहे मैम वो बच्चा है ना, वो दारू बेचता है, दारू बेचते तो 10 रुपए मिलते हैं। फिर एक ने बताया मैम कि एक बाबा है, वो दिया देते हैं, वो हमें कहीं पहुँचानी होती है। तो वो लोग पेडलर्स की तरह काम कर रहे थे। तो वो लोग बच्चे बहुत एज पे खड़े हुए थे मैम क्रिमिनल बनने के।
कि अब अगर अभी नहीं समझेंगे, 8-10 साल के उम्र में नहीं समझेंगे तो ये क्रिमिनल बनेंगे, क्योंकि उनके बड़े भाई लोग हैं, कोई भागा हुआ है पुलिस से, छुप के भागा हुआ है, तो बेसिकली वो भी वैसा ही था वहाँ पे। फिर एक चीज जो बहुत कॉमन थी कि जो उनके फोर फादर्स कर रहे थे, दादाजी लोग कर रहे थे, वही पापा लोगों ने किया, वो ये बच्चे कर रहे थे। तो एक ये वाइशियस साइकिल में ना पॉवर्टी की लोग फंसे हुए थे बहुत बुरी तरह। तो फिर लगा कि उस टाइम पे मेरे पास छोटी सी पॉकेट मनी थी, मैंने पहले सोचा कि राशन की जो है ना, मैं आज दे देती हूँ पैसे, ही अपने घर के लिए राशन लेंगे। तब से क्लिक हुआ कि एक बार पैसे दे दूंगी, अभी कल से तो ये फिर से तो फिर हुआ कि इनको थोड़ा सा टाइम भी देते हैं, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम, थोड़े से पैसे, तो मैंने स्टार्ट करा। तो वहाँ पे जाने का तो मेन जो मोटिव था वो ये था कि इन बच्चों के ना मैम थॉट प्रोसेस जागरूक करनी, शक्ति जागरूक करनी, तो इनको पढ़ाना शुरू करते। यहाँ पे पढ़ाने से ये नहीं है कि इनको मैं कॉपी किताब लेके बैठा दिया, या जो एक नॉर्मल जो एजुकेशन की जो डेफिनेशन है, यहाँ पे एजुकेशन की डेफिनेशन ये है कि इनका हमें इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाना है कि ये थोड़ा माइक के पास ही रहिएगा आयुषी, आप थोड़ा माइक के पास ही रहिएगा जी जी। इनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाना है कि ये यू नो सोचने समझने की शक्ति बढ़े, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े, इनका सिचुएशन से कैसे डील करना है, ये सब चीजें इनकी थॉट प्रोसेस बढ़ानी है। तो इस पे ही हमने काम करना शुरू किया। तो बहुत ही टॉक्सिक माहौल था, एकदम गाली गलौज दे के ये लोग बात करते थे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि एकदम किताब और पेंसिल पकड़वा के हम सोचते हैं कि वही पढ़ाई है। पहले उनको एक साथी बनाना पड़ता है, उनका विश्वास जीतना पड़ता है, और फिर आपने फिर कुछ और शिक्षा दी होगी उन्हें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो माता पिता का क्या सोच थी, क्योंकि जब बच्चे इस तरह की मजदूरी से निकलते हैं तो शायद मजदूरी कम करेंगे, थोड़ा पढ़ने लगेंगे तो थोड़ा ज्ञान आ जाएगा उनमें, तो शायद घर कुछ कम पैसे लाएंगे, शायद माँ बाप को वो पैसे की भी जरूरत होगी। तो उस लिहाज से क्या अनुभव था या चुनौती क्या थी वहाँ पे? बिल्कुल सही आपने बताया मैम। तो जब हमने धीरे धीरे ना पढ़ाना इनको शुरू किया, तो ये था कि इनकी हमको नींव मजबूत करनी थी। तो हमने ऐसे प्रोजेक्ट बनाया कि हम प्रोजेक्ट नींव के अंडर हम इनके लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए, खुद के लिए मैंने प्रोजेक्ट बना लिया कि इनका नींव बनना है। लेकिन तो आपके प्रोजेक्ट का नाम नींव रखा आपने? हाँ, प्रोजेक्ट का नाम ही नींव रख दिया। और फिर उसके बाद क्या होने लग गया मैम, धीरे धीरे लाइक आफ्टर 3-4 महीने तक तो सब सही चल रहा था। उसके अचानक बाद पेरेंट्स क्लास में से उठा के ले जाते थे बच्चों को, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ले जाते थे, ये बजरी सीमेंट उठाने के लिए, या फिर उनको वापस कोयला बीनने भेज देते थे, क्योंकि उनके लिए तो रोज मतलब उनकी बोलते ना पेट, they were the bread earners of their family. Yes. Right? तो उनके लिए तो मैं तो दुश्मन हो गई थी कि भाई ये दिन का 150 रुपए खा जा रही है हमारा, बच्चों को कहीं भेजने नहीं दे रही है। तो फिर अगेन लगा कि चैलेंज, तो फिर उस चैलेंज को मैम समझा, स्टडी करी। फिर वो चैलेंज कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला कि ये सब ना बच्चे बहुत स्किलफुल हैं। हमें लगता है कि ये बच्चों को कुछ नहीं आता होगा, दे आर गुड फॉर नथिंग, ऐसा वाला। और हम सबको लगता है कि हमें बड़े ना वही जो 4-5 चीज़ें हैं वो ही करनी है, कि भाई सिविल सर्विसेज निकालनी है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, सब कुछ। बट अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो तो बेकार है। ऐसा इन वाली सोसाइटी में चलता है। तो इन बच्चों की ना स्किल्स पे कभी किसी ने ध्यान क्या सोचा भी नहीं कि ये बच्चा स्किलफुल है। धीरे फिर अगेन दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट संपूर्ण इज फर्स्ट लर्न देन अर्न। पहले सीखो फिर कमाओ। Yes. धीरे धीरे मैम इन बच्चों के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया। एंड क्या निकलता है कि बच्चे अच्छी पेंटिंग ड्रॉ करते हैं, बच्चे रंगोली करते हैं, मेहंदी लगाते हैं। एक बच्चा योगा, सिर्फ ऐसे योगा सिखाया, वो योगा इतना अच्छा कर रहा था। तो साथ में महिलाएं भी, ये जो महिलाएं थी ना, इनमें से क्योंकि पैट्रियार्की की वजह से कई बार ये घर से बाहर नहीं निकलती हैं अभी भी, तो फिर इन महिलाओं को
ने सिलाई और ये एम्ब्रॉयडरी सिखाना शुरू किया, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाना शुरू किया। तो अब जाके मैम सिचुएशन ये है कि ये जो बच्चे हैं ये कोयला कबाड़ा बीन के पैसा नहीं कमाते हैं। ये बच्चों की एक हुनरशाला है, हमने एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, वहाँ पे इनको सारी ट्रेनिंग देते हैं। तो अब इन बच्चों के पास मेहंदी के ऑर्डर्स आते हैं, इन बच्चों के पास रंगोली बनाने के, महिलाओं के पास बैग सिलने के ऑर्डर्स आते हैं। तो अब ये लोग अपना पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी करते हैं, तो अब पेरेंट्स को दिक्कत नहीं हो रही है। तो 2017 में आपने शुरू किया, 7 से ज्यादा साल हो गए आपके साथ। आप भी तब छोटी थी, तो आपने फिर आपके साथ लोग जुड़े, कैसे आपने अपने आप को मजबूत किया और ये संगठन बनाया कि आप लोगों की इस तरह से मदद कर पाए? राइट, तो जब क्या था, मैं जब पढ़ाती थी ना, तो मेरे एक सीनियर थे, वो आए और उन्होंने ऐसी सोशल मीडिया पे डाल दिया कि ये मेरी ऐसे बहन है और ये ऐसा ऐसा कुछ कर रही है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था मैम। तो सोशल मीडिया के थ्रू जो लाइक माइंडेड लोग थे वो मिलना शुरू हुए। ये धीरे धीरे एक ही फ्रिक्वेंसी से सब सोचने लगे, लाइक माइंडेड लोग मिलने लगे। फिर कॉलेजेस वगैरह हम लोगों से जुड़ने लग गए। तो ऐसे 5-6 कॉलेजेस हैं जिन्होंने हमारे साथ MOU साइन कर लिया। तो धीरे धीरे फिर ऐसे टीम बिल्ड होने लग गई। बाकी तो मैम काशीपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ऐसा। फिर धीरे धीरे नॉट फ्रॉम काशीपुर, ऑल ऑफ द इंडिया से लोग हमसे जुड़ने लगे। एंड वी हैव द बेस्ट ऑफ बेस्ट पीपल विद अस, वी हैव बेस्ट ऑफ बेस्ट टीम विद अस जो कॉज से जुड़े हुए हैं। मतलब बोलते हैं ना, भगवान की बिल्कुल सीधी नज़र है, हम सोचते हैं और चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा होता है। तो आयुषी, बहुत बहुत अच्छा लगा है सुनकर। जिस खुशी से आप ये काम, इतना नेक काम कर रहे हैं आप लोग, ये बहुत जरूरी है ना। खुशी होनी चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। और जब मैंने अमूमन देखा है ऐसी जो हमारी धाकड़ बेटियां हैं जो सब काम करती हैं, बहुत जिंदा दिल और खुश रहती हैं, तभी शायद ये जज्बा रहता है कि आप समाज के लिए, आप जानवरों की भी मदद करती हैं। तो ये वाला एस्पेक्ट कैसे शुरू हुआ? ये एस्पेक्ट ऐसे शुरू हुआ मैम, हालांकि मैं जानवरों को तो रेस्क्यू में बचपन से कर रही हूँ। 6-7 साल की उम्र से किसी को कुत्ते को चोट लग गई, गाय को चोट लग गई, तो मैं और पापा बस पहुंच जाते थे और कर लेते थे। तो वो चीज़ तो बचपन से ही मेरे में थी। लेकिन जो यहाँ पे ये जो हमने एनिमल्स के लिए काम करना शुरू हुआ, वो मैम ऐसे ही हुआ, वो भी अगेन बच्चों की ही वजह से। ये बच्चे ना मैम इतने ज़्यादा मतलब क्रूअल थे ना, जैसे गाय चल रही है नॉर्मल, उस पर पत्थर मार देंगे, कुत्ता सो रहा है पानी फेंक देंगे, जस्ट फॉर फन। दे डोंट नो कि ये क्रूअलिटी है। और एक बच्चे को बोला कि मेरे घर के बाहर पपीज हैं, इनको कहीं दूर रख दो। उस बच्चे की मानसिकता देखिए, उसने पैर में रस्सी बांधी, उसको उस पपी को रेलवे ट्रैक तक घसीट के लेके गया और वो पपी इवेंचुअली मर गया और उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर लगा कि भाई अब तो इनके कंपैशन बिल्कुल है ही नहीं, ये बच्चे कंपैशन, इनको तो ह्यूमन बनाना पड़ेगा अभी थोड़ा और। तो हमने अपना प्रोजेक्ट सारा शुरू किया, स्ट्रे एनिमल रेस्क्यू एंड अडॉप्शन। तो अभी पहले तो मैं अपने घर में ही रेस्क्यू कर करके लाती थी डॉग्स को, मतलब जू था मेरा घर ऐसा। लेकिन फिर हमें एक जगह मिली, वहाँ पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। नाउ मैम यही बच्चे हैं जो एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, हमारे शेल्टर लेकर आते हैं। इन बच्चों जैसे गाय को फिजियोथेरेपी या तेल मालिश इन सब की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो अब उनमें बहुत ज़्यादा हृदय परिवर्तन हो गया है। तो ये ऐसे स्टार्ट हो गया था प्रोजेक्ट। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आयुषी, कितने लोग हैं आपकी टीम में? टीममेट्स कितने हैं? आपकी संस्था कितनी बड़ी हो गई है? हाँ, तो जो मैम हम 13 लोग हैं जो रेगुलरली रोज काम करते हैं। उसके अलावा हमारे साथ काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं जिनके पास जब जब टाइम होता है वो आते हैं। बाकी इंटर्न्स आते हैं डिफरेंट कॉलेजेस से। तो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो आपने अब अपना एक ऑफिस खोल लिया है जहाँ से आप ये रन कर रही हैं? यस, तो हमारे वहाँ पे एक हमारी वेदशाला है जहाँ पे हम पढ़ाई का सारा रहता है। एक हमारी हुनरशाला है जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग का रहता है। एक हमारी ट्रेनिंग में क्या क्या ट्रेनिंग करवा रही हैं आप? ट्रेनिंग में क्या क्या करवा रही हैं? ट्रेनिंग में मैम अभी हम लोग टेली एंड अकाउंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कुकिंग,
या ब्यूटिशियन और स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी, अभी हम लोग इससे हमने स्टार्ट किया है। तो आप बता रहे थे क्या क्या आपने खोल लिया है, एक पढ़ाई के लिए, एक स्किल्स के लिए? एक वेधशाला है, एक हुनरशाला है, एक हमारी पशुशाला है जो हमारा एनिमल शेड है, और एक हमारी ख्वाहिश की आर्ट गैलरी है मैम। तो उस आर्ट गैलरी में क्या होता है कि ये जितने भी बच्चे और महिलाएं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल होते हैं, फिर उससे जो भी प्रोसीडिंग आती है वो उन बच्चों और महिलाओं को मिल जाती है। तो ये है कि उन लोगों को मार्केट की चिंता नहीं है, वो उनको बस ये चिंता है कि हमें प्रोडक्ट बनाना है, फिर सारा सेल वगैरह करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो या ऑफलाइन। तो ऐसे हमारे 4 वेंचर्स हैं। आयुषी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर लोगों के लिए आय का साधन बन जाए तो उनका विश्वास जीवन में और आगे बढ़ने में बना रहता है, और जिस वर्ग से वो लोग आते हैं वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये कितना रेगुलर होता है या क्या मुश्किल होती है इनका सामान बेचने में, क्योंकि वो फिनिश या क्वालिटी नहीं होती होगी? तो क्या काशीपुर के लोग ही लेते हैं, किस तरह से आप, क्योंकि मैंने कितनी बारी देखा है बहुत हमारे यहाँ महिलाएं, बच्चे हुनरमंद हैं, लोग हुनरमंद हैं, लेकिन उनको मार्केट का जो एक्सेस है वो मुश्किल होता है। हालांकि आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में लोग बेच लेते हैं अपनी चीज़ें, लेकिन फिर भी उसके लिए एक बहुत प्रोफेशनल वीडियो या चाहिए होता है जिसके ज़रिए वो सामान बेचें। तो उस लिहाज से क्या कर रहे हैं आप? तो मैम ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं, बिकॉज अभी तो ये लोग ट्रेनीज ही है, लर्निंग स्टेज पर ही है। बट स्टिल मैम इसमें भी हमने ना कैटेगरीज बना दी हैं। जो बिल्कुल फाइन आर्टिस्ट है उसकी कैटेगरी अलग है, तो उसका काम अलग होगा, बारीक वाला काम होगा उसका। वही सबको सबके कैलिबर के अकॉर्डिंग हम लोग काम दे देते हैं कि सबको काम। और आपने बिल्कुल सही कहा, अभी सेल करने में दिक्कत होती है, हमें भी होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, वो कॉज को समझ रहे हैं, उनको तो उनका सामान भी मिल जा रहा है, एट द सेम टाइम वो कॉज से भी जुड़ जा रहे हैं। तो वही धीरे धीरे मैम कर रहे हैं, हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो आयुषी, अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना हो, क्या वेबसाइट, क्या नंबर, क्या कैसे करें, बता दीजिए, बोल दीजिए तो लोग सुन लें। हमारी जो वेबसाइट है वो ख्वाहिश.in है, KHWAAHISH.in, और हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। अदरवाइज हमारा ख्वाहिश के नाम से ही इंस्टाग्राम पे हैं आप? हाँ, ये स्पेलिंग यही है। कई बार एक सिंगल ए हो जाता है तो फिर नहीं आता है। नहीं। एंड आगे के लिए क्या सोच है, क्या टारगेट्स हैं? आखिरी सवाल। एनिमल्स के लिए मैम इस साल का हमारा टारगेट है कि मतलब काशीपुर में ही नहीं बल्कि पूरे उधम सिंह नगर में कोई एनिमल हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे कोई नर्सिंग सेंटर नहीं है एनिमल्स के लिए। हमारे तो चोट लगे हम हॉस्पिटल में एडमिट हो के आ सकते हैं, बट एनिमल्स के लिए कुछ नहीं है। तो लकीली वी गॉट अ लैंड, हम एक बड़ा लैंड मिल गया है, तो इस साल हमको वो नर्सिंग सेंटर और हॉस्पिटल 24/7 हमको वो ओपन करना है। अभी वो बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन धीरे धीरे वो स्टार्ट हो जा रहा है ऐसा। साथ में हमको मैम हुनरशाला में और ज़्यादा बच्चे और महिलाओं को के साथ हमको काम करना है, जिससे उस हुनरशाला और वेधशाला का जो जो फुल पोटेंशियल पे वो काम कर सके। तो इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। आयुषी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वाकई में आप हमारे देश की धाकड़ बेटी हैं, उत्तराखंड की बेटी हैं, जो इस तरह से योगदान दे रही हैं, और आपको और साथ में आपकी तमाम जो टीम है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।